नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से। और इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी-सी पढ़ाई के बारे में, बिकॉज़ बहुत हो गया यार काउंसलिंग ये वो, और बहुत बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, क्लास अभी स्टार्टेड नहीं होंगे। तो इसलिए आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में अच्छे से जानना ज़रूरी है, जो मैंने बता रखा है इस वीडियो में। तो ये वीडियो पे जाके प्लीज़ देख लेना। देखो, इस वीडियो मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर रहेगा आपके फर्स्ट सेमेस्टर को लेके आपको कोई डाउट, तो आप पूछ लेना, बट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैंने सब कुछ उसमें कवर कर लिया है। तो ये जो मेरा एक सीरीज़ चलेगा, तो यहाँ पे मैं आपके हर एक सब्जेक्ट जो आपका है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फंडामेंटल, वो एक एक करके डिफाइन करूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो आज का जो सेक्शन रहने वाला है, आज का जो है वीडियो, वो है आपके एनाटॉमी, एनाटॉमी। एनाटॉमी एनाटॉमी में डिफरेंट लग रहा है ऐसे बोलने में, बट एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी क्या होता है कि आप अपने ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो, एंड फिजियोलॉजी उसी के फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये दोनों जो सब्जेक्ट है ना, एक दूसरे से लिंक है। अब हमारी नर्सिंग में इसकी क्या ज़रूरत है? तो हमारी नर्सिंग में ही नहीं, जो बच्चे ने मेडिकल ले लिया उसके लिए ज़रूरी है। वो नर्सिंग का हो, वो एमबीबीएस का हो, वो फार्मेसी का हो, वो कहीं का भी हो, इवन बायोलॉजी में भी ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आपने 11th से ये सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे होंगे। तो ये सब्जेक्ट तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली, बिकॉज अभी अभी आप 12th कंप्लीट करके आए हो। और अब मतलब जिन बच्चों का ग्रेजुएशन हो चुका होता है, वो भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं, तो उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपने ज़रूर साइंस साइंस से किया होगा, और नहीं किया है तो आर्ट भी चलता है, कोई नहीं। आपने बीए किया, बीएससी किया, डजेंट मैटर, बट आप 12th करके आए हो और आप बायोलॉजी लिए होगे, तभी आपने नर्सिंग में एडमिशन लिया। तो आप इस सब्जेक्ट के बारे में पहले तो जानते हो, और ये सब्जेक्ट हर उस मेडिकल स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है जो मेडिकल में आ गया है, ठीक है, हर एक स्टूडेंट के लिए। तो ये वीडियो रहने वाला है पर्टिकुलरली आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेक्शन पे। हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, हर एक आपके सिलेबस में कौन कौन सी यूनिट है, हम उस यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट एग्ज़ाम। आपका एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, कितने नंबर का होगा, मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगी। आफ्टर दैट स्टडी मटेरियल, यानी आप कहाँ से वो सारी चीज़ें कवर अप कर सकते हो। आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत है, मतलब क्लासेस लेने की ज़रूरत है, या आपके कॉलेज से ही हो जाएगा। तो ये सब कुछ हम कवर करते हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और थोड़ी सी पढ़ाई पे ध्यान दे लीजिए अब, ठीक है। तो इन्जॉय के साथ इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में। तो मैंने पहले भी वीडियो में बोल रखा है दैट अपना सिलेबस ऐसे निकलवा के रख लो, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 6 महीना 30 रुपये 40 रुपये में ये निकल जाएगी, प्लस आपके पास कोई भी फाइल हो, ज़रूरी नहीं है ऐसे रखो, ऐसे रखोगे तो और अच्छा रहता है, ख़राब नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से अपना सिलेबस निकलवा के रख लो, और सिलेबस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप में जाके मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के इस तरीके से रख लो। वहाँ पे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, हर चीज़ का वहाँ पे डिफाइन करके डिटेल में सिलेबस दिया है। और वो आईएनसी के थ्रू है, ठीक है। आपको वही पढ़ना है, आपके टीचर्स भी वही पढ़ाएंगे, आपके एग्ज़ाम में भी वही आएगा। और एक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट से जितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना उसको आना चाहिए, वो आपके सिलेबस में मिलेगा। तो ये मत भूलिएगा। 10-20 रुपए की बात है, जल्दी से निकलवा के अपने पास रख लो। एडमिशन करवा लियो तो किस बात का वेट है, पढ़ाई करनी है तो अच्छे से अभी से करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो अब हम सिलेबस में अब पहुंच गए हैं, तो हम एक एक यूनिट के बारे में बात करें। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, आपके फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली आपके यूनिट्स कितने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट, देन सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, टेन, टेन सब 10, 11, 11। हाँ, तो 10 यूनिट जो है आपके एनाटॉमी में रख दिया गया है, एंड 11 यूनिट आपके फिजियोलॉजी में है। ये सिलेबस जो है ना, आपके सिलेबस में भी अलग से दे रखा है, बट लिंक करके पढ़ोगे कुछ भी इतना वो नहीं है। लिंक करके आप देखो, आप क्लास में भी जाओगे ना, आपको लिंक करके ही पढ़ाया जाएगा, आपको अलग अलग नहीं पढ़ाया जाएगा, आपके दो नोट्स नहीं बनेंगे, एनाटॉमी अलग, फिजियोलॉजी अलग, एक साथ ही बनेगा। तो इतना घबराने की बात नहीं है। तो हम फर्स्ट यूनिट में जो आपका
सब्जेक्ट है। इस तरीके से आप इसको देखना, नॉट इसको नहीं, ये चीज़, ये जो पॉइंट जो है मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ आपको, ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट में आपको दे रखा है। तो इस पॉइंट में आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस पॉइंट में जो आपका है ना वो टॉपिक दे रखा है आपका। तो वो पहले आपके एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी में आपके 10 चैप्टर दे रखे हैं एंड फिजियोलॉजी में आपको 11 चैप्टर दे रखा है। तो आपका पहला जो आपका एनाटॉमी में चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। टर्मिनोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हर एक सब्जेक्ट में पढ़ोगे, आप साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी कुछ भी पढ़ो, टर्मिनोलॉजी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें पढ़ोगे। एंटीरियर मीन्स आगे, पोस्टीरियर मीन्स पीछे, लेटरल मीन्स साइड में, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। लेफ़्ट लेटरल, राइट लेफ़्ट लेटरल, वेंट्रिकल क्या होता है, सुपीरियर क्या है, इन्फीरियर क्या है, ठीक है, एपिकल क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। मतलब ऊपर ऑर्गेनाइजेशन भी है उसमें, तो ऑर्गेनाइजेशन की बात भी कर लेते हैं। तो आप इसमें सेल्स के बारे में पढ़ो, जैसे आपने पढ़ के आए हो, आप ट्वेल्थ में पढ़ के आए हो, ठीक है। सेल, आपकी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से। तो आप फर्स्ट यूनिट में जो ना सेल्स के बारे में पढ़ोगे कि आपकी बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज हुई। तो आपका सेल का स्ट्रक्चर, सेल डिवीज़न, टिश्यू डेफिनेशन, टाइप्स, टिश्यू के टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन, लोकेशन, मेम्ब्रेन क्या होता है, ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो मैं बस ओवरव्यू दे रही हूँ, कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये सारी चीज़ें, पार्टिलेज, पहले कास्टिलेज क्या होता है, उसके बाद फीचर ऑफ स्केलेटन के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्मूथ एंड कार्डियक मसल, आप मसल्स के बारे में पढ़ोगे। एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग, अब इसमें नर्सिंग का क्या रोल है, इसमें नर्स का क्या रोल है, ठीक है। अब मुझे जज मत करना कि दीदी आपको इतना नहीं आता, भैया आता है, सब बहुत ज़्यादा बोलना रहता है तो कंफ्यूज ऐसे ज़ुबान लड़खड़ा जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे कि कैसे हमारा ह्यूमन बॉडी बना। आप पढ़ के आए हो ना, सेल से बना है, फिर सेल से टिश्यू बना है, फिर टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो उस तरीके से हम इस यूनिट में सिर्फ यही है। नाउ वी विल मूव आवर सेकेंड यूनिट, और सेकेंड यूनिट है हमारा द रिस्पायरेटरी सिस्टम। मैंने यहाँ पे लगा दे रही हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन ऑफ रिस्पिरेशन। अब देखो रिस्पायरेशन क्या होगा, लंग्स के बारे में, ठीक है। लंग्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, लंग्स दिखता कैसे, लंग्स में सेगमेंट कितने हैं, लंग्स के लोब कितने हैं, लंग्स दिखता कैसे है, मैंने बताया। तो लंग्स में जो पाइप बहुत सारी जाती है, उस पाइप का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कितनी मेम्ब्रेन क्या होता है, ये सारा चीज़। उसके बाद से उसके मसल्स के बारे में, मसल्स ऑफ रिस्पायरेशन, कौन कौन सी मसल्स हेल्प करती है आपको रिस्पायरेट करने के लिए। एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग, नर्स का क्या रोल है इसमें। देखो आप कुछ भी पढ़ोगे ना, कोई भी सब्जेक्ट, मैं फर्स्ट सेमेस्टर की नहीं बात कर रही हूँ, पूरे 8 सेमेस्टर तक कुछ भी पढ़ोगे ना, उसमें नर्सिंग रोल आपको मस्ट है करना, क्योंकि आप एक नर्स हो। आप क्या करोगे उसमें, ठीक है, आपको क्यों ज़रूरी है वो चीज़, आपको क्यों जानना ज़रूरी है रिस्पायरेशन के बारे में, तो आप ये चीज़ इसमें पढ़ोगे, ठीक है। नाउ वी विल मूव अवर थर्ड यूनिट, एंड थर्ड यूनिट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये तो आप पढ़ के आए हो अपने 12th में, और ये पता है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है। सच में मेरा फर्स्ट, मतलब मुझे अच्छा लगता था, मेरा फेवरेट है। इस यूनिट से अच्छा ना मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करूँ, मुझे इस यूनिट के अलावा कोई यूनिट अच्छी नहीं लगती, और आती भी नहीं है, कोई इतनी अच्छी नहीं आती। तो बात करते हैं अभी स्ट्रक्चर्स के बारे में, पढ़ेंगे फिर सेम चीज़ है। देखो एनाटॉमी पूरा का पूरा आप डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे। आप इसोफिगस कैसा दिख रहा है, फिर आपके स्टमक कैसे दिख रहा है, आपका इंटेस्टाइन कैसा दिख रहा है, आपका ओरल कैविटी में क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ोगे इसमें। फिर आप नर्सिंग रोल्स में पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद से आपका जो फोर्थ यूनिट है, दैट द सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटिव एंड लिम्फेटिक सिस्टम में आप हार्ट के बारे में पढ़ोगे। देखो सर्कुलेटिव मतलब आपका ब्लड जो सर्कुलेट कर रहा है, तो इसके अंदर ब्लड भी आएगा, ठीक है। ब्लड के पार्ट, ब्लड के जो टाइप्स हैं, जैसे प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, प्रोटीन, आप सुन रखे होगे, ठीक है, आप 12th से पढ़ के आए हो, सुन रखे होगे। तो ये सारी चीज़ें हार्ट
के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के चैम्बर्स के बारे में, हार्ट के लेयर के बारे में, नर्व कैसे हार्ट में सप्लाई हो रहा है, लिम्फेटिक टिश्यू क्या होते हैं, लिम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, वेन्स क्या होता है, आईवी इंजेक्शन कैसे अप्लाई किया जाता है। देख लो थोड़ा थोड़ा नर्सिंग आ गया। आईवी इंजेक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन। फिर उसको नर्सिंग में उसका क्या रोल है, क्यों जानना आपको ज़रूरी है। देन वी विल मूव टू आवर 5th यूनिट, एंड आपका 5th यूनिट है द इंडोक्राइन सिस्टम। आप ये पढ़ के आए होंगे इंडोक्राइन सिस्टम। तो इसमें हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, पिनल ग्लैंड पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे, पैराथायराइड पढ़ेंगे, थैलेमस पढ़ेंगे, पेनक्रियास पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे। तो ये एनाटॉमी का पार्ट है, तो इसमें सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है कि किस तरीके से वो होता है, किस शेप का होता है, कैसे दिखता है, ठीक है। नाउ वी विल मूव आवर नेक्स्ट यूनिट, एंड नेक्स्ट यूनिट आवर 6th यूनिट, 8वां यूनिट, दैट द सेंसरी ऑर्गन। सेंस ऑर्गन पढ़ के आओ ना, 5 सेंस ऑर्गन, आई नोज, आई नोज स्किन ईयर टंग। तो इसके बारे में यहाँ मैं लगाते जा रही हूँ, ठीक है। ये कैसे कैसे दिखते हैं वो चीज़ पढ़ेंगे। जैसे स्किन का लेयर जो है वो कैसा होता है, आई के पार्ट्स क्या हैं, ईयर के क्या पार्ट है, नोज के क्या पार्ट है, टंग के क्या पार्ट है, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। देन वी विल मूव आवर नेक्स्ट यूनिट, और आपका नेक्स्ट यूनिट है 5, 6, 7, 7th यूनिट, ठीक है। तो 7th यूनिट में है आपका द मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम, द स्केलेटन सिस्टम, एनाटॉमिकल पोजीशन। अब देखो मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम में पोजीशन के बारे में देखो, हम ऐसे ना, हम कैसे भी लेट जाते हैं, कैसे भी कर लेते हैं, बट जब नर्सिंग में आओगे तो पोजीशन होते हैं बहुत टाइप के। अगर आपके देखो पेट में कुछ हो रखा है तो आप किस पोजीशन में रहोगे, आपको रिस्पायरेटरी में कुछ प्रॉब्लम है तो आप किस पोजीशन में रहोगे, सुपाइन। तो ये जो मैंने पहले आपको बताया, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये सारी चीज़ें भी इसमें आएगी। और सेम वैसे ना आपको पोजीशन में भी बताया जाता है, ठीक है। तो पोजीशन में मुझे सबसे सुपाइन पोजीशन, हाँ सुपाइन पोजीशन मतलब लेट जाना, जैसे हम सोते हैं वो सुपाइन पोजीशन। तो ऐसे बहुत सारी पोजीशन है, ठीक है। आप इसमें पढ़ोगे थोड़ा बहुत पोजीशन के बारे में। फिर बोन के टाइप्स, बोन दिखता कैसे है, बोन कैसे ग्रो करता है, फिर जॉइंट्स के बारे में, जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे इसमें। मेजर, माइनर, माइनर नहीं है, मेजर है सब, ठीक है। मेजर हो गया, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग। फिर नर्सिंग का क्या रोल है। द मस्कुलर सिस्टम, देखो इसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। 10 स्केलेटन सिस्टम पहले है, उसके बाद है आपका मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम में भी मस्कुल के स्ट्रक्चर कैसे, मसल्स होते हैं, ठीक है। फिर ग्रुप्स ऑफ मसल, हेड का, नेक का, थोरेसिक का, एब्डोमिनल का, पेल्विस का, अपर लिम्स का, लोअर लिम्स का, ठीक है। प्रिंसिपल मसल्स क्या होता है, डेंड्रॉइड मसल क्या होता है, डेंड्रॉइड में इंजेक्शन लगते हैं, आईएम इंजेक्शन इन डेंड्रॉइड मसल, ठीक है। देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट यूनिट, एंड नेक्स्ट यूनिट इज द आवर रीनल सिस्टम। द रीनल सिस्टम मतलब किडनी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो टर्म है, ये टर्म मैं ऐसे बता दी हूँ, किडनी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस बात से मुझे याद आया, मेरे क्लास में एक लड़की है, उसका नाम किडनी है। तो अरे रियल नाम नहीं, हम चिढ़ाते हैं उसको। तो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, किडनी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ब्लैडर क्या होता है, यूरिथ्रा क्या होता है, देन यूरेटस क्या होता है, ये सारी चीज़ें। एप्लीकेशन एंड implication in nursing. Then we will move to our next unit, and that next unit is द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल फीमेल का जो है अलग अलग से, तो वो आप स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे इसमें। ये पूरा एनाटॉमी के मैं बारे में बता रही हूँ। देन नर्वस सिस्टम वही नर्व आपके जो जाते, तो न्यूरॉन के बारे में आप पढ़ोगे, और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, फिर कौन सा न्यूरॉन कहाँ पे लेके जा रहा है, स्पाइन के बारे में, ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। ब्रेन स्ट्रक्चर, सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ोगे। एनाटॉमी का सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वी विल मूव टू आवर फिजियोलॉजी सेक्शन। अब देखो ये जो मैंने आपको बताया थोड़ा सा मस्ती में बताया, बट है यही, ठीक है। आप सब स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ोगे। तो अब हम मूव करते हैं अपनी फिजियोलॉजी पे। तो फर्स्ट यूनिट में हमने सेल के बारे में पढ़ा था एनाटॉमी में। तो फर्स्ट यूनिट में ही आपको यहाँ पे सेल के स्ट्रक्चर के फंक्शन के बारे में पढ़ना है। देखो सेल फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन,
अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन से चीज़ें कैसे आ जा रही हैं वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। बॉडी फ्लूइड क्या होता है, कंपार्टमेंट कितने होते हैं, जैसे सेल के अंदर कितना पानी है फ्लूइड है, सेल के बाहर कितना फ्लूइड है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो पूरा का पूरा फ्लूइड बॉडी में, वो सारी चीज़ें। ये लॉक हो जा रहा है बार बार। फिर उसके बाद से हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आप पढ़ोगे यहाँ पे। मेंटेनेंस ऑफ हेमोस्टेसिस, हेमोस्टेटिस मीन्स होता है आपके बॉडी के अंदर का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। सेल साइकिल के बारे में आप पढ़ोगे। टिश्यू के फॉर्मेशन, टिश्यू कैसे फॉर्मेशन होता है टिश्यू का, रिपेयर कैसे होते हैं, ग्लैंड के फंक्शन। देखो फर्स्ट यूनिट में आप जो फंक्शन स्ट्रक्चर पढ़ के आए हो, आप इसमें उसके फंक्शन पढ़ रहे हो, ठीक है, नर्सिंग में क्या रोल है। नाउ सेकेंड यूनिट की बात करें, सेम जैसे एनाटॉमी में था, मैं यहाँ पे ऐसे लगा दे रही हूँ। एनाटॉमी में आपने पढ़ा था रिस्पायरेटरी के बारे में, देन फिजियोलॉजी में आप उस रिस्पायरेटरी के वर्क के बारे में पढ़ोगे। फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन, फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पिरेशन, किस तरीके से गैस एक्सचेंज होते हैं, किस पार्ट में होते हैं, कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। तो अब हम जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं। हाँ, देन वी विल टॉक अबाउट द आवर थर्ड यूनिट फिजियोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम। हम वहाँ पे स्ट्रक्चर पूरा पढ़ के आए थे। यहाँ पे फंक्शन ऑफ ऑर्गन, हर एक ऑर्गन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओरल से दांत हमारा क्या करता है, ठीक है, हमारा टंग क्या करता है, हमारा पैलेट क्या करता है, ओरल कैविटी हमारी क्या करती है पूरी की पूरी खाने के साथ, जब खाना खा रहे हैं तो वो बोलस अंदर जा रहा है, तो इसोफेगस क्या कर रहा है, एपिग्लॉटिस क्या कर रहा है, इसोफेगस क्या कर रहा है आपके खाने में। इसोफेगस में कोई खाना डाइजेस्ट नहीं होता बिकॉज वहाँ पे कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड, कोई ग्लैंड नहीं होता, कुछ भी ग्लैंड नहीं होता, तो इसलिए वहाँ पे नहीं होता। फिर स्टमक आते हैं, स्टमक क्या करता है, इंटेस्टाइन क्या करता है, तो ये सारी चीज़ें हम फिर इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर स्टमक फूड कैसे फिर बॉडी तक जाती है, कैसे आपका न्यूट्रिशन पहुँचता है, तो ये सारी चीज़ें देखो। मैं इस बात से कंफ्यूज थी कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे इतना पता नहीं था कि सिलेबस के बारे में पढ़ो, तो हम ऐसे कुछ भी उठा के पढ़ लेते थे। फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात कर रही हूँ। तो आपका जो डिजीज़ है वो ज़्यादा डिजीज़ आपके फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ आपकी ऊपर ऊपर से चीज़ें हैं, एक दो यूनिट में है, वो जिस यूनिट में मैं बता दे रही हूँ अभी आपको देख के, बट सारी यूनिट में नहीं। अब इसमें जानते हो आप रिस्पिरेटरी में थोड़ी सी चीज़ें हैं, जैसे ये टर्म है, ठीक है, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये सिम्टम्स है। हाइपोक्सिया, साइनोसिस, डिस्पीनिया, ठीक है, ये जो सारे हैं ना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ये सारी जो है ये डिजीज़ नहीं है, ठीक है, ये डिजीज़ नहीं है, ये कोई आप ऐसे पढ़ के मत समझना ये कोई बीमारी है, ये बस एक सिम्टम है। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है आपके सेल तक तो इसको हाइपोक्सिया बोलते हैं, जिसमें ब्लू कलर का आपका स्किन होने लगता है, ठीक है, तो टिश्यू तक नहीं पहुंचता ऑक्सीजन, तो ये ब्लू कलर का वजन होने लगता है। तो उसके रीज़न बहुत हो सकते हैं, वो उस कार्डियक में प्रॉब्लम हो सकता है, तो हार्ट अटैक हो सकता है, या फिर लंग्स अच्छे से फंक्शन ना कर रहा हो, हार्ट अच्छे से फंक्शन ना कर रहा हो। तो ये देखो बीमारी इस तरीके से हो सकती है, बट हाइपोक्सिया इज अ सिम्टम, मतलब लक्षण, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे टर्म जो होगा ना आपके फिजियोलॉजी में सीखोगे। देखो मोर इम्पॉर्टेंट आपका फिजियोलॉजी है, देखो एनाटॉमी तो आना ही आना चाहिए, और एनाटॉमी आता भी होगा। देखो जिस बच्चे ने मेडिकल ले लिया उसे एनाटॉमी आता ही आता होगा। फिजियोलॉजी के लिए आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड यूनिट, एंड आपका थर्ड यूनिट भी मैंने डिस्कस कर लिया। फोर्थ यूनिट के बारे में बात करें तो फोर्थ यूनिट है आपका सर्कुलेटरी, जो मैंने उसमें बताया था, सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ोगे कि आपका हार्ट कैसे फंक्शन करता है, कार्डियक सिस्टम क्या होता है, कार्डियक साइकिल क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ब्लड प्रेशर, अब देखो ब्लड प्रेशर यहाँ पे है ना, तो ये कोई बीमारी नहीं है, जस्ट सिम्टम है, लेकिन आप इसमें पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ना तो बेटर रहेगा आपको। और देखो ये सारी चीज़ें ना हमेशा काम आएगी, हमेशा। अब बुक जब आप, मैं बता रही हूँ आगे बुक के बारे में, ठीक है। हार्ट रेट रेगुलेशन, नॉर्मल वैल्यूम, ठीक है, कार्डियक वेस्कुलर हेमोस्टैसिस इन एक्सरसाइज एंड पोजीशन। अब इसके बारे में देखो, जब कार्डियक का, आप कार्डियक मतलब हार्ट, सिर्फ कार्डियक मीन्स हार्ट, तो हेमोस्टैसिस इन एक्सरसाइज एंड पोजीशनिंग, कार्डियक का जो अंदर का इन्वॉल्वमेंट है वो कैसा रहता है जब आप एक्सरसाइज करते हो और जब आप कोई दूसरा पोजीशन लेते हो। फॉर एग्जांपल आप अगर एक्सरसाइज करो, देखो आपका सांस फूलता है, मतलब वहाँ पे जो होता है ना, आपका हार्ट बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करने लगता है, यानी पंपिंग वो ज़्यादा जल्दी जल्दी करने लगता है।
तो ये चीज़ अपनी वो सोचता है कि ब्लड जल्दी जल्दी मैं पहुंचाऊं, क्योंकि कहीं ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपका पसीना ज़्यादा निकलता है तो काम आपका बहुत ज़्यादा करता है, तो हार्ट उसको रिकवर करने का काम करता है, आपकी सांसें फूलने लगती है। तो ये रीज़न है, आपका हार्ट और लंग्स एक दूसरे से लिंक होता है, ठीक है। उसके बाद हम ब्लड के बारे में सेम आप देखो, इसमें ना हमने जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ रखा था, एक यूनिट इसमें इसलिए बढ़ा है, मैंने बोला एनाटॉमी में आपका 10 ही यूनिट है एंड फिजियोलॉजी में 11 यूनिट है। तो आपका ये जो ब्लड वाला पोर्शन है उसमें क्या था, उसमें वो 4th यूनिट में ही कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि देखो ब्लड का कोई स्ट्रक्चर नहीं बता सकता, हाँ होता है, छोटा सा है, चीज़ें बहुत छोटा है वो, तो उसको कार्डियक में ही कन्वर्ट कर दिया है एनाटॉमी में। फिजियोलॉजी में आपको ब्लड के पूरे चीज़ों के बारे में पढ़ना रहता है कि ब्लड, देखो ब्लड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, क्योंकि वही सारी चीज़ों को कनेक्ट करता है, वही ऑक्सीजन इधर से उधर ले जाता है, वही न्यूट्रिशन को इधर से उधर ले जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनाटॉमिकल में उसका इतना इम्पॉर्टेंट, एनाटॉमी में कई कई है, ये RBC किस शेप का होता है, WBC किस शेप का होता है, तो यही मैटर करता है, बाकी सारा तो फंक्शन है। तो ये यूनिट इसमें ही अलग किया हुआ है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, जो एक यूनिट बढ़ गया। तो यहाँ पे आप ब्लड के बारे में जानोगे, अपने 6 यूनिट के बारे में। नाउ वी विल मूव टू आवर 7th यूनिट, एंड 7th यूनिट है आपका द इंडोक्राइन सिस्टम। पहली तो बात, इंडोक्राइन जो होगा आपका हार्मोन ही रिलीज करेगा, तो वो हार्मोन्स के बारे में वहाँ पे जो हमने सब फंक्शन स्ट्रक्चर पढ़ रखे थे, जैसे पीनियल ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड का, थायराइड का, पैराथायराइड का, थैलेमस का, पेनक्रियाज का, एड्रिनल का, तो हमने वहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ रखा था। यहाँ पे फंक्शन क्या करता है, सीधे सीधे आपको फंक्शन उस ग्लैंड के, उस ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहा है उसके फंक्शन के बारे में, कुछ अदर हार्मोन, कुछ अलग अगर हार्मोन से, तो उसके बारे में। अल्ट्रेशन इन डिजीज़, अब डिजीज़ कैसे होता है, देखो कोई अच्छे से अगर हार्मोन नहीं सिक्रीट हो पा रहा है और वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो अल्ट्रेशन मीन्स होता है बदलाव, चेंज, ठीक है। तो वो डिजीज़ कैसे कॉज कर देता है, किस प्रकार हमें डिजीज़ हो जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर वही चीज़ है, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग। नर्सिंग रोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर नर्सिंग, ठीक है। देन वी विल मूव टू आवर 7th यूनिट, दैट द सेंसरी ऑर्गन। अब देखो वहाँ पे हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि आई कैसे होता है, नोज़ कैसे होता है, स्किन कैसे होता है, आपके टंग कैसे होते हैं, टंग के टेस्ट बड्स कैसे होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, विज़न कैसे हम देख सकते हैं, कैसे हम सुन सकते हैं, कैसे हमें टेस्ट आता है, ठीक है। स्मेल हम कैसे ले सकते हैं, एरर ऑफ रिफ्लेक्शन, हम अगर चीज़ें सही से नहीं दिख रही है तो क्या होगा, एजिंग चेंजिंग, जो आपका एज बढ़ता है उससे क्या चेंज होता है हमारे इस सेंसरी ऑर्गन पे, पूरा का पूरा, या फिर सिर्फ आइज़ पे, हम ये सिर्फ आइज़ पे दे रखा है एप्लीकेशन। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट यूनिट इज मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। अब मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में आपके बोन के फंक्शन के बारे में, मूवमेंट कैसे करता है आपका बोन, जॉइंट कैसे काम करता है, जॉइंट कैसे मूव करता है, और फिर उसमें अल्ट्रेशन पढ़ेंगे कि जॉइंट्स में अल्ट्रेशन आ जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है। प्रॉपर्टीज फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन यहाँ पे आप पढ़ोगे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े, प्रॉपर्टी के बारे में, कार्डियक मसल, देखो मसल के बारे में तो यहाँ पे पूरा आप मसल के बारे में पढ़ोगे, कार्डियक का मसल, रिस्पिरेटरी का मसल, डाइजेस्टिव का मसल। तो देखो अगर पार्टिकुलरली आपका, देखो ये पूरा का पूरा जानते हो, आपके टीचर्स पे डिपेंड है कि वो कैसे पढ़ाएंगे आपको। देन रीनल सिस्टम, किडनी के बारे में, किडनी का शेप साइज पढ़ चुके हैं एनाटॉमी में, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ GFR क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें आप जानोगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ योर किडनी इज फिल्ट्रेशन, तो वो किस तरीके से कर रहा है, पूरा प्रोसेस उसका इसमें आप पढ़ोगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं रही हूँ, सिर्फ आपके साथ बैठ के डिस्कस कर रही हूँ कि आप समझ पाओ कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। Then we will move our second unit and next unit, secondly दसवां unit, ठीक है। That is रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो फीमेल का अलग पढ़ोगे, फिर मेल का अलग पढ़ोगे। ओजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। ओवरी क्या, फिल्ट्रेशन, नॉट फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन है, यानी वो जो बच्चे चिपकते हैं कैसे होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें देखेंगे आप इसमें, एप्लीकेशन पढ़ोगे, मेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम, स्पर्म कैसे बनते हैं, ओवम कैसे बनता है, एग कैसे बनता है, स्पर्म कैसे बनता है, ये प्रोसेस आप इसमें पढ़ोगे, फंक्शन पूरा का पूरा फंक्शन। नेक्स्ट यूनिट इज आवर 11वां यूनिट, यानी कि 11th यूनिट,
दैट द नर्वस सिस्टम में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे, नर्व्स के बारे में, आपका नर्व्स कैसे फंक्शन करता है, यहाँ पे कौन सा नर्व आ रहा है, यहाँ पे कौन सा नर्व जा रहा है, ठीक है, स्टमक में क्या कौन सा नर्व जा रहा है, जो 10 आपके 11 10 12 जो आपके 12 क्रेनियल नर्व होते हैं वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। हाँ, तो ये हो गया आपका कंप्लीट पूरा का पूरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिलेबस। मैंने आपको कोशिश की कि आपको समझ में आए किस तरीके से है। और जब मैं अगर मुझे सेक्शन स्टार्ट करना रहा पढ़ाई का, तो मैं स्टार्ट करूँगी उसको। बट मैं सिर्फ आपको इस पार्ट में, जो ये पार्ट है मेरा वीडियो का, उसमें सिर्फ आपको समझाना चाहती थी कि किस तरीके से आप समझो अपने सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस आ गया तो सामने, बट समझना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कुछ भी चीज़ें सामने रख दो। आपको बचपन में नहीं पता था कि कैसे खाना खाना होता है, बट मम्मी ने आपको समझाया तभी आपको समझ में आया। वैसे ही मैंने सिर्फ बोल दिया कि आप सिलेबस डाउनलोड कर लो, सिलेबस से पढ़ लो, नहीं। तो आपको पता रहना चाहिए कि आपको सिलेबस को किस तरीके से हैंडल करना है। तो मैंने इस सेक्शन में आपको बता दिया कि आपको सिलेबस को कैसे हैंडल करना है। बहुत ज़्यादा मैं डीप नहीं गई हूँ, और डीप जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं किसी दिन फिर से इस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी, हर एक चैप्टर का मैं वीडियो बना दूँगी अलग अलग। वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑन दिस इन दिस वीडियो, कि मैं आपको पेपर समझा दूँ आपका, ठीक है, कि किस तरीके से एग्ज़ाम में पेपर आता है, आपके क्वेश्चन पेपर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे टाइम में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, बट मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। मैं यहाँ पे लगा दूँगी पेपर को, ठीक है। देखो आप पेपर मेरे पास है, ये आपके एग्ज़ाम पेपर है, बहुत लाइट यहाँ पे यू कैन सी दिस। ओके, तो पेपर को मैं डिस्कस करती हूँ। सो पहली बात, आपका पेपर पूरे नंबर में कितने का रहता है? तो आपका जो एग्ज़ाम का पेपर आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, वो सेक्शन में करके आता है। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी आप यहाँ पे देख सकते हो। सेक्शन ए एनाटॉमी एंड सेक्शन बी इज़ फिजियोलॉजी। सेक्शन ए सेक्शन बी कितने कितने नंबर का होता है? तो आपका जो एनाटॉमी का पेपर है वो होता है आपका 37 मार्क्स का, ठीक है। एनाटॉमी का जो पेपर होता है आपका 37 मार्क्स का होता है, एंड फिजियोलॉजी का जो पेपर होता है आपका 38 मार्क्स का होता है। तो दोनों मिला के 75 मार्क्स हो, जो वो, और वो जो 25 मार्क्स है वो आपका कॉलेज देगा। ये दोनों पेपर एक ही क्वेश्चन पेपर में आएगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी करके। और आपको आंसर सीट जो है वो 2 मिलेगी, यानी आपको एनाटॉमी के लिए अलग से कॉपी मिलेगी एंड फिजियोलॉजी के लिए अलग से, और उस 3 घंटे में ही, ठीक है। तो रेडी रहना इस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि दो सेक्शन करना रहता है, दो कॉपियाँ मिलती है। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आप एनाटॉमी के पेपर में एनाटॉमी हैंडल कर ले रहे हो तो आप पास हो जाओगे। आपको दोनों करना है। आप आधा पेपर ही करो, मतलब आधा एनाटॉमी का करो, आधा फिजियोलॉजी का करो, चलेगा, पर दोनों करना है। अगर आप ऐसे करोगे ना कि मैंने एनाटॉमी सिर्फ लिख दिया एंड फिजियोलॉजी, तो चलो एनाटॉमी में तो पास ही हो जाऊंगा, पूरा पास ही हो जाऊंगा, बट ऐसा नहीं होता। आपको पता है कि आपका ऐसे आ जाएगा कि आप फिजियोलॉजी में बैक है, एनाटॉमी में आपका बैक है। एक अगर आपने एनाटॉमी में बैक लग गया तो फिजियोलॉजी का भी पेपर आपको देना पड़ेगा। आपका फिजियोलॉजी में बैक लग गया तो एनाटॉमी का पेपर साथ में देना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों पेपर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो, कैसे भी हो, मैनेज करना सीखना। ये 7-8 बिल्कुल 6-7 महीने यही करना है आपको, एडजस्ट करना सीखना। उस 3 घंटे में आप अपनी कितनी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो एग्ज़ाम में, वो करना है। क्लास में आप कुछ भी पढ़ो, कितना पढ़ो, डजेंट मैटर। आप जो लिख के आओगे वही जानेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो होगा, जो आपका कॉपी चेक करेगा, वो आपको शकल से कभी नहीं जानेगा। ना वो ये जानेगा कि आप क्लास में कैसे हो, या ना वो उसको ये पता है कि आपके पास नॉलेज कितना है। बस वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉपी जानता है, आपको शकल से भी नहीं जाता, इवन आपका नाम भी नहीं जानते वो लोग। उनको सिर्फ रोल नंबर और उस कॉपी से मतलब है। आप जो लिख के आओगे वही वो करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ में भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले मैं एनाटॉमी पेपर के बारे में आपको बताती हूँ। तो एनाटॉमी के बारे में पहले देखो, लॉन्ग आंसर टाइप में एनाटॉमी के बारे में बताती हूँ। हाँ, अप्लाइड एनाटॉमी आपका सेक्शन ए है, पेपर कोड आपका दे रखा है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन में आपका फर्स्ट, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। आपको पता है मैं ये चीज़ एनाटॉमी में भी होता है कि आपके 5 नंबर में आपको 3 पेज लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पे 10 नंबर का है, तो आप यहाँ पे 5 और 6 पेज से कम नहीं लिख सकते हो। देखो लिखने को 2 पेज में भी लोग करके आ जाते हैं, लेकिन इफ़ यू वांट टू गेन अच्छा नंबर, तो आपको ये अपनी हैबिट में लाना पड़ेगा कि आप 10 नंबर के क्वेश्चन में बना की चीज़ें कैसे आप 5 से 6 पेज में कर पाओ, ठीक है। आप 1 पेज में भी करके आ सकते हो, बट मार्क्स उस पर डिपेंड करेगा कितना आपको वो देगा। बट अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो आप अपने कंटेंट को बढ़ाइए।
ऐसा नहीं है 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो अब 10 पेज में लिखो, 10 पेज में के लिए टाइम भी नहीं रहता, बट आपको लिखना पड़ता है। आप 5 नंबर में 3 पेज इज़ इम्पॉर्टेंट, कंपलसरी ऐसा नहीं है, आप 2 पेज लिख के आ सकते हो, 1 पेज लिख के आ सकते हो, बट अच्छा नंबर चाहिए तो 3 पेज मस्ट है, ठीक है। तो मीन्स दैट आपको यहाँ पे 5 से 6 पेज में आपको ये क्वेश्चन हैंडल करना है। लिस्ट द स्ट्रक्चर एंड बेसिक फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब देखो नर्वस सिस्टम के बारे में आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो। फर्स्टली आप लिख सकते हो सीधे सीधे हेडिंग डाल के इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम है क्या, तो आप पहले वो चीज़ें लिख दो कि आप पढ़ के आए हो नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपकी बॉडी में इम्पल्सेस जनरेट करता है, यहाँ से वहाँ तक मैसेज ले जाता है, यानी कि ब्रेन से लेके पूरे टिप ऑफ आपके फिंगर टिप तक नर्व जो होता है वो मैसेज लेके आता जाता है। ये आपने इंट्रो में लिख दिया। डेफिनेशन आप 2 बना के लिख दो, सीधे सीधे देखो डेफिनेशन सीधे सीधे लिखना होता है। द सिस्टम विच सप्लाई द मैसेज टू आवर ब्रेन टू आवर बॉडी टू आवर होल बॉडी, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट डेफिनेशन हो गया। और जो घुमा के लिखते हो वो आपका पूरा का पूरा इंट्रो में चला जाएगा। इंट्रो डेफिनेशन आपने लिखा, 1 पेज आपका फिल हो जाएगा। दूर दूर लिखना, बड़ा बड़ा लिखना, तो 1 पेज आपका फिल हो गया। नाउ अब देखो एनाटॉमी का सेक्शन है, कंपलसरी आपको स्ट्रक्चर बनाना ही बनाना है। तो आपको जब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने को दे रहा है, आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। न्यूरॉन आपने पढ़ रखा होगा, इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे। तो उसमें माइलिन सीट हो गया, वो नर्व जो जोड़ता है, साइनोवियल नोड्स, वो सारी चीज़ें होती है, तो वो आप यहाँ पे बनाओगे, ठीक है। अब नर्व सिस्टम में आप जितना पढ़ के जाओगे ना स्ट्रक्चर, आपको याद रहेगा नर्व सिस्टम में क्या क्या पढ़ रखे हो, तो वो आप पूरा आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। वो 4 हो, 2 हो, 1 ही हो, बट आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब मैंने कहा था ना न्यूरॉन बनाना, देखो नर्व सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरॉन है। उसके बाद आप ब्रेन का स्ट्रक्चर बना लो, देखो नर्व सिस्टम में ब्रेन आता है, आप ब्रेन का बना लो, स्पाइनल कॉर्ड का बना लो, वो चीज़ें सेकेंडरी है, लेकिन बना लो तो बेटर है। देखो आपका पेज भी फिल होगा, प्लस एग्जाम स्ट्रक्चर बनाना बहुत अच्छा होता है, उस पर अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो मैंने बोला था नर्व इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप देखो न्यूरॉन आ गया। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, मतलब आपने जो न्यूरॉन बना रखा है उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करिए। आपने लिख रखा है माइलिन सीट, तो माइलिन सीट है क्या। आपने लिख रखा है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस है क्या। आपने लिख रखा है एक्सॉन, एक्सॉन है क्या। तो वो सारी चीज़ें आप देखो, आप स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ, एक्सॉन, न्यूरॉन, ये सारी चीज़ आप लिख रहे हो, तो उसको डिफाइन कर दो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आपका 3 से 4, मेरे ख्याल से आपका 5 से 6 पेज ईजिली फिल हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे। वेरियस टाइप इज सुटेबल डायग्राम, एक सुटेबल डायग्राम के साथ, यानी न्यूरॉन का डायग्राम ये आपसे मांग रहा है। स्ट्रक्चर मतलब एक्सप्लेन करने के बाद आपसे एक सुटेबल डायग्राम भी मांग रहा है, तो आप वहाँ पे बना देना। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका सेकंड क्वेश्चन है शॉर्ट नोट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है आपका 3 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है। का फर्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म का बनना, ठीक है। स्पर्म का प्रोसेस आपको डिफाइन करना है, और वो भी कोशिश करना कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रक्चर बना लो। देखो विद अ फ्लो चार्ट लिख रखा है, यानी ऐसे ऐसे इसको डिफाइन करना है कि कितने से कितना बन रहा है, हेड कब बन रहा है, कितने टाइम पे ये आपका उसका टेल बन रहा है, कितने पे हेड बन रहा है, कितने पे क्या चीज़ें आ रही है, वो सारी चीज़ें उस फ्लो डायग्राम में आप बनाओगे। देखो इसमें आपका 5 पेज नहीं भरेगा, 5 नंबर का मैंने कहा 5 पेज, तो इसमें नहीं होता क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो 5 पेज में थोड़ी ना खींच के स्ट्रक्चर ले जाओगे। 1 से 2 पेज सही है, इतना हम भी करके आए थे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर अलॉन्ग विद द सुटेबल डायग्राम। अब यूरिनरी ब्लैडर आपको पता है किडनी का पार्ट है, तो यूरिनरी ब्लैडर जो आपका यूरिन को स्टोर करने का काम करता है, उसके लेयर्स के बारे में कौन से मसल्स का बना होता है, करता क्या है काम, और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो पहले वही इंट्रोडक्शन, आप किस चैप्टर में पढ़ के आओ ये चीज़ें लिख देना कि हम इसे किडनी रीनल सिस्टम में पढ़ के आए हैं, और उसका काम भी। देन एक डेफिनेशन, स्ट्रक्चर बनाना, और स्ट्रक्चर में जो जो नाम लिखना उसको डिफाइन कर देना कि किस मसल से बना, इसका फंक्शन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट्स इट। इतना सही है, तो 3 से 2 पेज तो फिल हो जाएगा इसमें। नाउ वी विल मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लंग्स। ये बहुत मुझे ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लंग्स और तो हाँ लंग्स बनाना है आपको। यहाँ पे लंग्स का डायग्राम बनाना है और फिर उसके फंक्शन के बारे में। अब देखो यहाँ पे फंक्शन बोल देता है, हम पढ़ के कुछ और जाते, होता कुछ और है, तो फंक्शन जब बोल रखा है तो लिखना पड़ेगा। तो ऐसा करना, 1 पेज में आप लंग्स बना देना, 1 पेज में आप उसके फंक्शन लिख देना, पूरे के पूरे फंक्शन को, ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आपके छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन, आपके 3 क्वेश्चन है, 1 नंबर पे 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। और इस 2 नंबर के क्वेश्चन में आप 1 पेज लिख सकते हो आराम से। एक्सप्लेन द साइनोबियल जॉइंट, साइनोबियल जॉइंट के अंदर बहुत सारे टाइप्स है, ये क्वेश्चन हमारे भी टाइम पे आया था तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। देन सेकेंड है आपका क्वेश्चन बॉडी कैविटीज़, कैविटीज़ पहली बात तो कैविटीज़ क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं खाली स्पेस ऑफ द योर बॉडी, लाइक आपका ओरल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, तो जहाँ पे आपका पूरा खाली स्पेस नहीं, इन द सेंस कि जहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा, इतना वो टफ नहीं है। फिर आपका बॉडी कैविटी हो गया, एटलस वर्टिब्रा, एटलस वर्टिब्रा क्या होता है, पहली बात वर्टिब्रा क्या होता है, देखो बढ़ाने कंटेंट बढ़ाने का यही मतलब है, आपको जो आ रहा है लिख दो, वर्टिब्रा आपको पता है का क्या लिखना है, ठीक है। फिर ये चीज़ें ख़त्म हो गई आपकी। अब मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, तो मल्टीप्लाई वी विल मूव टू आवर फिजियोलॉजी सेक्शन, और फिजियोलॉजी सेक्शन होगा आपका ये, मैंने यहाँ पे लगा दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रिपेयर द लिस्ट of the blood clotting factor and discuss the process of blood clotting, blood clotting नहीं है, coagulation यानी वही clotting, ठीक है। जैसे आपका कोई कट पिट लग गया तो वहाँ पे खून तो बह ही रहा है ना, तो एक टाइम आता है वहाँ पे क्लॉट बन जाता है जो कवर कर देता है ब्लड को आगे निकलने से, तो उसका प्रोसेस क्या है, कितने टाइम में होता है, कौन कौन से प्रोटीन आके वहाँ पे बाइंड होते हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखोगे। ब्लड क्लॉट का जो फैक्टर होते हैं, ठीक है, 13 फैक्टर होते हैं ब्लड को क्लॉट कराने के लिए, तो कौन कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर हेल्प करता है आपको, तो वो आप जब पढ़ोगे ब्लड के बारे में तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। देन शॉर्ट क्वेश्चन में है आपका 5 नंबर के 3 क्वेश्चन, वो है आपका कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है, यानी कार्डियक आपका हार्ट जो है वो पूरी बॉडी में आपको ब्लड कैसे सप्लाई करता है, पूरा एक साइकिल बनाएंगे और उस साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। बोन हीलिंग, ये बोन हीलिंग पीछा नहीं छोड़ता, मेरी अभी वो था प्रैक्टिकल, मुझे सर ने ये बोन हीलिंग नहीं पूछा था, तो बोन हीलिंग 5 स्टेप में होता है, आप पढ़ोगे इसके बारे में। थर्ड क्वेश्चन है आपका इनलिस्ट वेरियस टाइप ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कितने टाइप्स, देखो पहले मेम्ब्रेन क्या होता है, तो कवरिंग होता है आपका, आप पढ़े होगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ये सारा पहले मेम्ब्रेन क्या होता है, उसके बाद से एनी वन इन डिटेल, बहुत डिटेल में, तो यूजुअली क्या होता है कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में यूजुअली ज़्यादा अच्छे से लिख पाते हो, उसमें सोडियम पोटेशियम पंप और ये सारी चीज़ें कि सेलेक्टिवली होता है, बहुत सेलेक्ट करके चीज़ों को लाता ले जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख लोगे। 7th क्वेश्चन आपका है 2 नंबर के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है आपका यूरिनरी ट्यूब एंड विथ फंक्शन, आप यूरिन का जो ट्यूब जाता है, जैसे आपका किडनी से जो यूरिन आता है वो ट्यूब से आता है, तो उस ट्यूब के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में लिखना है, ठीक है, तो वो चीज़ हो गया। देन आपका फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, हम सुनते कैसे, सुनने का प्रोसेस क्या है, इधर से आ रहा है तो कहाँ पे जा रहा है, तो कैसे हमें सुनाई दे रहा है, ये चीज़ें आप इसमें लिखोगे, ठीक है। फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ईजी है, ये मेरे टाइम पे क्यों नहीं आया था, ये आप लिख लेना, देखो आप पढ़ोगे तो सब इजी लगेगा, मैंने भी पढ़ रखा है, बट देखो सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहती, मुझे अधिकतर चीज़ें याद है, सारी चीज़ें नहीं याद है, रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन मैंने कभी किया नहीं है छोड़ने के बाद, तब से मतलब फर्स्ट सेमेस्टर। देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो अब हम स्टडी मटेरियल की बात कर लेते हैं, और स्टडी मटेरियल में तीन पार्ट में डिवाइड करती हूँ। फर्स्ट पार्ट इज़ फॉर दैट स्टूडेंट जो बुक से पढ़ना प्रेफर करते हैं, उनके लिए बुक इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी पढ़े तो ऐसे बच्चे। सेकंड वो बच्चे जो बुक से पढ़ते हैं बट इतनी महंगी बुक ले नहीं पाएंगे। थर्ड बच्चे जो बुक से नहीं पढ़ते, उनको टीचर पे डिपेंड रहना रहता है। एंड फोर्थ वन कि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं बुक के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। तो पहला जो है, देखो बुक 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होती है बुक आपकी यूनिवर्सल समझ लो, सिर्फ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए आया है, वो एमबीबीएस वाला बच्चा भी यूज़ करे, फार्मेसी वाला बच्चा भी यूज़ करे, नर्सिंग वाला भी बच्चा यूज़ करे, पीएचडी वाला भी बच्चा यूज करे, बायोलॉजी वाला भी बच्चा 10th 12th का वो भी यूज़ करे, डजेंट मैटर, वो सिर्फ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बुक है। वो रिसर्च करके यूनिवर्सल बनाया गया, मीन्स दैट कि बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से चीज़ों को लिखा है वहाँ पे और वो बना के रख दिए हैं, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोज एंड विल्सन का एक बुक है,
यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ। ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बुक है, अराउंड ये थोड़ा सा 1200-1300 का आ जाएगा ये बुक। इफ़ यू वांट कि आपको बुक लेना है तो मैं नहीं कहूँगी अभी लेने के लिए। आप एक बार अपना कॉलेज ज्वाइन करना, लाइब्रेरी जाना, लाइब्रेरी में बहुत अच्छी अच्छी बुक रखी रहती हैं, आप पढ़ना। अगर आपको समझ में आएगा तो लेना, लेकिन ये बुक जो है ये यूनिवर्सल बुक है। एंड मेरे सारे टीचर्स भी इसी से पढ़ते थे, पढ़ाते थे, तो उन्होंने हम लोग बताया था जब हमें लेना था, बट हमने लिया नहीं था बिकॉज ये महंगी बुक थी और हमारी लाइब्रेरी में था तो हमने नहीं लिया था। बस इससे थोड़ी बहुत हेल्प ली थी, कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट, कुछ टाइप्स ऐसे देखने के लिए, ठीक है। तो ये बुक आप पे टोटली डिपेंड है, मैंने बता दिया बुक के बारे में, यूनिवर्सल बुक है तो ये आप ले सकते हो। सेकंड बुक वो बुक मैं बताऊं जिस पे लिख के आता है दैट इज़ फॉर बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर बीएससी नर्सिंग, जैसे ये इस बुक को हमने लिया था। ये देखो बुक नहीं होता, मैं प्रॉपर्ली बताऊं, ये आपका एक गाइड की तरह होता है, ठीक है। आपका सिलेबस उठाएगा, सिलेबस को हेडिंग बना देगा और उसके अंदर चीज़ें कंटेंट अपने लिख देंगे। तो ये बुक नहीं होता, ये एज अ गाइड यूज़ कर सकते हो आप, बट ये बुक नहीं होता। तो ये आपको एक जो बुक होगा वो आपको 600-700 या फिर 500-300 में पड़ जाएगा मार्केट से। आप ऑनलाइन टाइप करना गूगल पे बुक फॉर बीएससी नर्सिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, वो आ जाता है बुक। सेम आपका देखो, ये जो मैं बुक का बता रही हूँ सेम आपका सारे सब्जेक्ट के लिए जाएगा, तो आप इस तरीके से ले सकते हो ये बुक। तो बीएससी नर्सिंग उस पर लिख के आएगा। थर्ड क्या होता है बुक के बारे में भी मैं बता रही हूँ, दैट मॉड्यूल। जो बहुत सारे ऐसे कोचिंग होते हैं जिन्होंने बीएससी के लिए मॉड्यूल निकाल रखे होते हैं और सेम वही काम करता है वो। आपके सब्जेक्ट को क्या करेंगे, आपके सिलेबस से टॉपिक उठाएंगे, उसको हेडिंग बना देंगे और उसके अंदर कंटेंट भर देंगे। तो ये जो है ना आपको पूरा का पूरा कॉम्बो मिल जाएगा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इंग्लिश, सारा मिल जाएगा आपको, फंडामेंटल भी मिल जाएगा उसमें। तो ये 1000 से 1200 में आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, यानी आपको पूरा का पूरा एक सेमेस्टर का वो स्टडी मटेरियल दे देंगे। तो आप गूगल पे सेम यही चीज़ सर्च करोगे आपको दिख जाएगा, मैं यहाँ पे एक डाल दूँगी फॉर एग्जांपल के लिए। और ये तो बुक के बारे में हो गई, तो आपको जैसे कंफर्टेबल हो यू कैन पुट दिस बुक। नाउ वी विल मूव टू दैट बच्चा जो टीचर्स के पढ़ाने पे पड़ता है, जो टीचर्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये आपके कॉलेज के टीचर्स पे, आपके समझने पे और उनके समझाने पे डिपेंड करता है। टीचर्स क्या करते हैं, वो अपना पीपीटी लाते हैं या तो अपना बुक लाते हैं, वो उससे पढ़ाते हैं। फिर या तो उनका मर्जी रहता है तो वो ग्रुप में भेज देते हैं कि आप नोट कर लो, या तो आप मांगोगे तब देंगे, या तो वो नोट्स नहीं देंगे। तो कई कई कॉलेज में होता है जो नोट्स प्रोवाइड नहीं करते, हमारे कॉलेज में कॉलेज पे नहीं डिपेंड करता, ये टीचर्स पे डिपेंड करता है कि टीचर्स चाहते हैं कि वो नोट्स आप लिखो या फिर वो खुद ही बोल देंगे आपको बनाने के लिए। अगर आप चाहते हो कि टीचर्स दे तो आप पर्सनल जाके बोलना, बिल्कुल मत डरना, कॉलेज में हो बिल्कुल मत डरना कि सर डांटेंगे, मैम डांटेंगी। यार इतना इतना पैसा खर्च कर रहे हो, ये छोटी छोटी चीज़ें सोचोगे तो फिर रह चुके तुम, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल मत सोचना। अगर आपको किसी टीचर से समझ में आ रहा है, अगर आप चाहते हो कि उस टीचर का स्टडी मटेरियल हमें मिले, तो आप जाके उनसे ले सकते हो। ये पूरा का पूरा आपके टीचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब टीचर की बात हो गई। नाउ थर्ड बच्चा, वो बच्चा जो टीचर से नहीं समझ में आ रहा है एंड बहुत बहुत कंफ्यूज है कि मैं सब्जेक्ट ये चीज़ें ले लूँ या नहीं ले लूँ, बुक मतलब बुक ले लूँ या फिर बुक नहीं ले सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सबसे सिंपल बात है, आपकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में देखो, ये जो वीडियो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का स्पेशल है, तो मैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है ना, कि आपके क्लास 11th में आप जो पढ़ के आए हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी एक यूनिट है, और उस यूनिट के अंदर 16, 17, 18 यूनिट ऐसे चैप्टर, 16, 17, 18 जो चैप्टर है आपके, सेम यही चीज़ है। मतलब कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी, कुछ भी इन द सेंस अगर थोड़ा बहुत होगा चेंज तो वो आपको सिलेबस से दिख जाएगा, ठीक है। वो चेंज आप छोड़ के, आप नीट का जो लेक्चर है यूट्यूब पे प्रोवाइडेड है, लाखों टीचर है नीट का, तो भैया कंटेंट पूरा भर भर के है यूट्यूब पे, तो आप उस वीडियोस को प्रीफर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने मैग्नेट ब्रेन से पढ़ा था मैम से, तो शिप्रा तिवारी मैम, और ये सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने इनसे पढ़ा है और मुझे सब सारी चीज़ें आती है। आप एक बार देखना इनका लेक्चर, समझ में आया तो ठीक, वरना बहुत सारे टीचर्स हैं, आप कहीं से भी समझ लेना। मैं किसी का प्रमोशन यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, मैं जो खुद फील करती हूँ, मैंने जो खुद से खुद के लिए किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हो गया लेक्चर्स के बारे में, आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हो, लेक्चर से पढ़ना चाहते हो तो आप नीट का जो लेक्चर प्रोवाइडेड है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, कुछ भी चेंजेस नहीं है, और थोड़ी बहुत चीज़ें चेंजेस है आपको सिलेबस से पता चलेगा। मैं फिर बोल रही हूँ, सिलेबस को निकलवा के अपने पास रख लो।
और स्टडी मटेरियल में सबसे इम्पोर्टेंट आपका सिलेबस है, दैट्स इट। सिलेबस के अलावा कुछ नहीं स्टडी मटेरियल हो सकता, क्योंकि अगर आप बुक ले रहे हो, यूनिवर्सल बुक ले रहे हो जो मैंने पहले बोला, तो आपके पास स्टडी मटेरियल रहना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल बुक में बहुत सारी चीज़ें रहती है। हो सकता है आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट ना हो और आप पढ़ लो उसको, फिर एग्ज़ाम में भी ना आए, किसी काम में भी ना आए, तो आप यूनिवर्सल बुक ले लो, बहुत अच्छी बात है। बट आप उसके साथ आप अपना सिलेबस भी रखो, यानी जब आप कुछ पढ़ो तो देख लो कि सिलेबस में है या नहीं है। आप एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हो, बट जहाँ एग्ज़ाम की बात आ गई आप वही पढ़ोगे जो सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया स्टडी मटेरियल के बारे में। और मैंने बुक बता दिया, मैंने सिलेबस बता दिया, मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिया, क्वेश्चन पेपर बता दिया। तो नेक्स्ट जो सेक्शन रहेगा आपका, तो देखो, और हाँ एक बात और कि बैच ले लें तो बहुत से बच्चों का कन्फ्यूज़न है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते हो तो ठीक है, आप ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी। बट अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो पूरा का पूरा आप यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। आप अगर आप अपने पास सिलेबस रखोगे, आप नीट का जो सारा लेक्चर है उससे यूज़ करके आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी कर सकते हो। फॉर सोशोलॉजी, एज आई से, मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो वहाँ पे मेरा जो मेन सब्जेक्ट था वो सोशोलॉजी था। तो मुझे सोशोलॉजी सच में स्टार्टिंग से ही बहुत पसंद है, मैं स्कूल में थी तभी मुझे पसंद था, और ऐसे भी मुझे अच्छा लगता है। तो मैं 10 से 15 दिन में आपका सोशोलॉजी कंप्लीट करा दूँगी, सच में मैं सब कुछ पढ़ा दूँगी उसमें, क्योंकि मुझे सोशोलॉजी बहुत अच्छा लगता था। मेरे लिए सोशोलॉजी से ईज़ी कोई सब्जेक्ट नहीं नहीं था, तब भी नहीं था, अभी भी नहीं है। तो मैं सोशोलॉजी आपको पढ़ा दूँगी। और मैं नॉर्सेट, जो मैं नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, वहाँ से मैं आपको नोट्स लाके समझा दूँगी, ताकि आपका दोनों हो जाए, आपका एकेडमिक भी हो जाए और नॉर्सेट में जो इम्पोर्टेंट है मैं स्टार मार्क के साथ आपको बता दूँगी। तो सोशोलॉजी के लिए तो मैं बढ़ा दूँगी, एनाटॉमी मैंने बता दिया, फिजियोलॉजी मैंने बता दिया, इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है। फिजियोलॉजी आप खुद पढ़ सकते हो, इतना टफ नहीं है। देखो एटीट्यूड क्या है, रिलेशनशिप क्या है, मेमोरी क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखो आप छोटी सी चीज़ों के लिए क्लास लेने जाओगे, सबसे बड़ा आपका जानते हो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट है। नौ बात हुई आपकी नर्सिंग फाउंडेशन की, तो सेम इट इज़, आप सिलेबस रखो, सिलेबस को टाइप करो यूट्यूब पे जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट लाखों वीडियोज़ हैं, जो आपको समझ में आए उसको पढ़ो और अपना नोट्स बनाओ, दैट्स इट। नोट्स बनाओ, देखो नोट्स बहुत काम आएंगे आपके, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, फिजियोल ये जो भी है, आप पहले नोट्स बनाओ, नोट्स बना के फिर आप समझ लोगे। और उस नोट्स को अच्छे से बनाना, अच्छे से रखना। मैं किसी दिन आपको अपना नोट्स भी दिखाऊंगी, उस पर मैं अलग से प्रॉपर वीडियो बना दूंगी, हाउ टू मेक योर नोट्स, जो आपको नोट्स सेट में भी हेल्प करे। तो मैं सोशोलॉजी का सेक्शन जल्दी लाऊंगी, और आपका 10 से 15 दिन में सोशोलॉजी कंप्लीट करा दूंगी, प्लस आपका एकेडमिक प्लस नॉट सेट का भी लेके, क्योंकि मैं अभी जब प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैंने कोचिंग ले रखी है। मैंने ऐसे सेमेस्टर का कोचिंग नहीं ले रखा है, मैंने नॉट सेट का कोचिंग ले रखा है। आप अभी मत लेना प्लीज़, अभी मत लेना। सीरियस रहो अपनी पढ़ाई के प्रति, बट इतना नहीं। देखो अभी आए हो इतना दौड़ भाग करके, अपनी काउंसलिंग ये वो दुनिया भर की चीज़ें करके, तो सीरियस रहो पर पढ़ाई के लिए, बट थोड़ा सा एंजॉय कर लो, थोड़ा सा 6 महीने अपने आप को टाइम दे दो, रिलैक्स हो जाओ। कोई चीज़ें भागी नहीं जा रही है। हाँ 6 महीने के बाद से आप कंटिन्यू कर सकते हो एज़ योर विश, क्योंकि ये देखो आप थोड़े से एक्सपीरियंस बेस हो जाओगे, आप किसी के सीनियर हो जाओगे, तो आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो बस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बहुत जल्दी मैं फिजियोलॉजी एंड सोशोलॉजी का वीडियो सेम एट इज़ बना दूंगी विथ स्टडी मटेरियल, और जो भी आपको होगा तो उसके साथ सेम आपको फाउंडेशन का भी मिल जाएगा, सेम आपको इंग्लिश का भी मिल जाएगा। तो ये चारों वीडियो के बाद मैं देखती हूँ कि आपको किस चीज़ की नीड है, उस चीज़ का मैं वीडियो बना दूंगी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and follow for more. Thank you so much to join me. Thank you.